तक जुड़ते हैं। आज आपने समरसता मीटिंग की हुई है, इसके विषय में विस्तार से बताइए। मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं और हरियाणा के जितने भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं और सादर प्रणाम के साथ बताना चाहता हूं कि हम 6 साल पहले ये किताब जो आप लोग देख रहे हैं, भारतीय प्रवासी परिषद। प्रवासी शब्द आज विश्व तक ऐसा नहीं है जो जाना नहीं जाता है। प्रवासी शब्द संविधान से निकल करके आया है, जिस संविधान में माइग्रेशन और डोमिसाइल का चलन है। मैं डॉक्टर अजय तिवारी इस भारतीय प्रवासी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप सभी से आज सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों पर हो रहे अत्याचार और प्रवासियों का कोरोना कोविड के समय में पलायन और आज की डेट में उनको रोजगार न मिलना या यहाँ बड़े बड़े व्यापारियों का काम ठप हो जाने के लिए, ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को घर तोड़ देना, बहुत से लोगों के बेघर कर देना और उन पर बलात्कार जैसा जुल्म, चोरी जैसा जुल्म, जबरदस्ती उन्हें उठा लेना, मारना, थाने में रिपोर्ट ना लिखे जाना, इस पर आज हमारी सारी संस्थाओं को बुलाकर समरसता बैठक की जा रही है। सर, कोरोना काल में जो भी दिक्कतें चली थी तो उसमें आपकी संस्था ने क्या योगदान दिए? आपने शायद देखा होगा, हमारी संस्था ने महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और हर जगह, एक तो फरीदाबाद में भी डबुआ कॉलोनी से लेकर, आप पत्रकार महोदय एक सज्जन आप मौजूद हैं जिन्होंने देखा है, हम भले ही दूर थे, हमारे छोटे भाई का देहांत हो गया था, लेकिन वहाँ से बैठ करके हमारे जितने पदाधिकारी थे भोज कार्यक्रम कराने का काम करते रहे और ट्रेनों में बिठाने का काम भी हमने किया। हो सकता है हमने कम किया हो सकता है हम चर्चा में ना आए हों, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो पलायन कर रहे हैं उनको रोका जा सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये महामारी कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं थी, ये महामारी भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और ऐसे स्थिति में भारत देश के प्रत्येक राज्यों को अपने व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी तरह रखे। इसीलिए आज के एजेंडे में हम प्रवासी कल्याण बोर्ड भारत देश के प्रत्येक राज्य से मांग करने के लिए भी साइन करा रहे हैं। बहुत जल्द दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री को भी ये बताएंगे कि प्रवासी कल्याण केंद्र, प्रवासी सूचना केंद्र, प्रवासी बोर्ड बनना इसलिए जरूरी है कि यदि बोर्ड होता तो निश्चित तौर से एक कार्यालय होता, हम उन्हें उस बोर्ड से खर्च करके उन्हें रोकते और वो प्रवासी वहां रुकते, पलायन नहीं करते। और अगर वो पलायन नहीं करते तो आज हमारा उद्योग में जो मजदूरों की कमी है, जो इंडस्ट्रियों में के अलावा बिल्डरों के पास मजदूरों की कमी है, जो घर में दाई नौकरों की कमी है, वो कमी पूरी होती। ऐसा नहीं है कि दाई नौकर प्रवासी होता है, दाई नौकर भी होता है, छोटे कर्मचारी भी होते हैं और आज टॉप लेवल के व्यापारी भी हैं जो प्रवासी हैं। उनका आज उनकी वजह से भारत देश के प्रत्येक राज्य में विकास हो रहा है। आप जनसंख्या का आंकड़ों को देखिए, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़, दिल्ली में 1.25 करोड़, फरीदाबाद में 30 लाख, 30 लाख में 8 लाख तो सिर्फ पूर्वांचल के लोग ही हैं। दिल्ली में आपको बताई है, गुजरात में 1 करोड़, उत्तर प्रदेश में 50 लाख, कलकत्ता जैसे शहर में कम से कम 1.5 करोड़, महाराष्ट्र में 1 करोड़। इस तरह से प्रवासियों की संख्या है और ये प्रवासी सिर्फ 3 काम करने आते हैं, एक व्यापार करने, पढ़ाई करने और नौकरी करने। और इन्हीं 3 काम को करने के साथ साथ वो अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं। जब झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं तब उन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन आज जब 20 साल बाद बन जाती है तो उन्हें तोड़ने के लिए सरकार 1 सेकंड नहीं लगाती। उन पर क्या बीतती होगी जो गरीब आदमी अपना 7-8 लाख रुपए लगाकर घर बनाता है। खोरी में देख लीजिए, बल्लभगढ़ में देख लीजिए, आप बाईपास पर देख लीजिए, रोड बनाइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, विकास करिए। हम भी आज हरियाणा में कई वर्षों से रह रहे हैं, हम भी चाहते हैं हरियाणा का विकास हो। हरियाणा का विकास होना जरूरी है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब फरीदाबाद नहीं था, ये चंडीगढ़ में हुआ करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो इस हरियाणा बोर्ड प्लानिंग कमीशन के बोर्ड अध्यक्ष बने थे और बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ इन्होंने फरीदाबाद में एक इंडस्ट्रियल हब लगाया, सारे प्रवासियों को बुलाया और इस फरीदाबाद का नाम वर्ल्ड तक फेमस हुआ। लेकिन आज वर्ल्ड तो छोड़िए, हमारा फरीदाबाद दिल्ली में भी फेमस नहीं है, तो हमें शर्म आ रही है। मैं हरियाणा का आज वासी हो गया हूँ, मुझे
हरियाणा के वासी होने में गर्व होता है, क्योंकि हरियाणा में रहना, हरियाणा के लोग हमारे रक्षक हैं, संरक्षक हैं, हमारे विष्णु भगवान हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो हरियाणा के लोगों को अतिथि देवो भव गणपति समझना चाहिए, यही हमारी मांग है। अभी तक सर आपके जो परिषद है कितने राज्यों में है? 22 राज्यों में हमारे प्रेसिडेंट हैं, और 22 राज्यों में प्रेसिडेंट के साथ साथ आज ऑनलाइन हमारे 4 लाख मेंबर हैं। तो आगे जो आपका विचार है किस तरीके से करेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि भारत देश के प्रत्येक राज्य में प्रवासी कल्याण बोर्ड बन जाए। देखिए, पंजाब में बना हुआ है, हरियाणा में भी बन जाए, और जो भी महाराष्ट्र का, गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, किसी भी राज्य का हो, उस व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार, ये तीनों ख्याल रखने वाली चीज है। क्योंकि कितनी पीड़ा से एक व्यक्ति अपने माँ बाप को, घर द्वार को, खेत खलिहान को, दोस्त को छोड़ करके आपके राज्य में आता है, एक आशा लेकर के, पढ़ाई की आशा, व्यापार की आशा, नौकरी की आशा। और अगर वो करता है और विकास करने में आपका टैक्स के माध्यम से सहयोग करता है, अपनी मेहनत के माध्यम से, श्रम के माध्यम से सहयोग करता है, तो वो बुरा नहीं करता है। सर, आपकी संस्था प्रवासी रोकने के लिए कितनी सफल रही है अभी तक? अभी तक तो इतनी सफल रही है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरी आंखों के सामने, जब मैं वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था, मेरी आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था सन 1982 में। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला लोग नहीं था। 1992 से भारतीय जनता पार्टी को एमएलए और एमपी मिलने लगे। मुझे गर्व है कि अगर बीजेपी 10 साल में अपनी पहचान बना करके आगे बढ़ी है, मुझे तो सिर्फ 6 साल हुए हैं, और 6 साल में पूरे विश्व तक प्रवासी शब्द का इस्तेमाल आज कोरोना में हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट तो हो गया कि प्रवासी कौन होता है, और यही मेरी सफलता है कि प्रवासियों के दर्द को लोग समझें। महाराष्ट्र में किस तरह से पीड़ा हुई है, आप दिल्ली में देखिए कितनी पीड़ा हुई है, आप वहां छोड़िए, अपने हरियाणा में भी पीड़ा हुई है। और इस पीड़ा के बाद एक और पीड़ा जो दुष्यंत चौटाला ने जीने दी है। इतनी पीड़ा के बाद दुष्यंत चौटाला जी को ये कैसे भाया कि हम 75% लोगों को, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। अरे कमाल है यार, समानता लाने की बात करनी चाहिए थी आपको। जो काबिल होगा वो नौकरी करेगा, जो काबिल नहीं होगा वो वर्कर बनेगा, वो लेबर बनेगा। आपने तो बिल्कुल उठा करके थोप दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 75% आप जबरदस्ती नौकरी दे देंगे। अरे वो 75% के लिए 75% की काबिलियत रखिए। जरूरी है क्या? जो काबिलियत रखेगा उसी को, प्राइवेट हो सरकारी, उसको नौकरी मिलती है। आपने तो यहां तक की कह दिया संस्था भी 75% करे, प्राइवेट भी 75% करे, सरकारी भी 75% करे। मतलब ये मतलब हो गया आपने अपने इलाके में हुकूमत करने के लिए अपने लोगों की बात कर दी। ठीक उसी तरह से जैसे ममता बनर्जी ने वही किया। चुनाव शुरू हुआ, बोला बाहरी आ गए। क्या बाहरी? क्या जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। गुजरात में प्रवासियों के साथ अत्याचार हुआ था, तो उसमें आपकी संस्था ने कितना सहयोग दिया? बिल्कुल किया था। आपने अखबार की कटिंग है हमारे पास, ये हमारे जीवन की कुंडली है। सन 1987 से लेकर अब तक सामाजिक संस्थाओं का कार्य करते करते मैं 17 बार जेल यात्रा किया हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, समाज के लिए लड़ता रहा हूं। मुझे कभी धारा 151 में और कभी कभी मुझे बंद कर दिया। ये मेरी पूरी हिस्ट्री है, इसको आप देख सकते हैं, पूरी हिस्ट्री है। पर इसको खोलने के लिए गुजरात में भी जब प्रवासियों पर अत्याचार हुआ था तो इंडिया वाइज चैनल पर भी हमें दिखाया गया था और हमने बोला था, अखबारों में भी था। और वहीं पर नहीं, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी मैंने कमलनाथ के खिलाफ एक मोर्चा किया था और उनको एहसास दिलाया था कि तुम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और कैसे तुम प्रवासियों के खिलाफ इस तरह बड़ी बात बोल सकते हो। ऐसा नहीं है, प्रवासियों के लिए काम करता हूं और करता रहूं। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आपका अगला कदम क्या होगा अगर हरियाणा सरकार इसको नहीं मानती है, भारत सरकार इसको नहीं मानती है? हमारा अगला कदम, अभी हमने जो संस्थाएं यहाँ की बुलाई हैं, ठीक 1-1.5 महीने बाद
हम एनसीआर की लगभग 527 संस्थाओं को बुला रहे हैं, उनके विचार जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप लोग के विचार से यदि आप सहमत हों तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हम कूच करेंगे। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि भारत देश के प्रत्येक राज्य को निर्देश दें और वहाँ के मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना करेंगे कि निर्देश की जरूरत ना पड़े, भारत देश के प्रत्येक राज्य में प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाए, जिससे प्रवासियों की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकार मिल सके और उन्हें लड़ाई करने की, पिटने की जो पीड़ा है वो पीड़ा से निजात मिल सके। सर, आपने किसी संस्था के योगदान की या किसी बीजेपी नेता का या आपकी संस्था का कोई रोल है इसमें? किसमें? क्या योगदान है किसी भी नेता का संस्था में? जनता पार्टी का? हमारी संस्था किसी भी पार्टी के साथ जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो या कोई भी पार्टी हो। हमारी संस्था के लोगों का सिर्फ एक ही मानना है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ठीक होगा हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। और आपने जो ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में एक बहुत अहम भूमिका जो सरकार को निभानी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि आज भी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा यदि किसी पत्रकार से या किसी जनता से पूछा जाए तो अपने भारत देश की राष्ट्रभाषा बताने में असमर्थ होगा। और दूसरी चीज कि यदि कोई भी प्रवासी किसी भी पार्टी में जाके काम करता है तो उसे पूरा अधिकार है, वह जा सकता है, लेकिन प्रवासी के हित रखने वाला व्यक्ति ही चुनाव में विजयी होगा। यह आगे हम आपको सूचना दे रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? सर, आपने एक सवाल अभी जब क्वेश्चन किया था और उसका जवाब भी दिया था कि 70% जी हरियाणा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय 75% जी, और आप कह रहे हैं जात पात ये सब भेदभाव खत्म होना चाहिए जी। सर, अगर ये खत्म होने वाला होता तो आरक्षण नाम की ये चीज ही ना होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आरक्षण दिया इस वजह से कि आप कह रहे हैं क्वालिटी बेस, बिल्कुल क्वालिफिकेशन बेस, बिल्कुल, मगर आरक्षण में वो चीज है ही नहीं। आदरणीय, आप 40% वाले को आईपीएस बना रहे हैं, जो 70% वाला है वो आईपीएस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब आरक्षण रहेगा तब तक तो ये भेदभाव चलेगा ही ये चलेगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब पार्षद का चुनाव होता है तो हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये सौभाग्य भी है कि कम से कम मांगा तो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक एमएलए और एमपी का चुनाव होता है तो हाई स्कूल तो छोड़िए, अंगूठा छाप को भी चुनाव लड़ने के लिए इजाजत दी जाती है। और आरक्षण की बात, आरक्षण आपको याद होगा, लंदन से पढ़ के भीमराव अंबेडकर साहब आए थे। भीमराव अंबेडकर साहब चूंकि हरिजन जाति के थे और उस समय हरिजन हमारे शास्त्र के अनुसार शूद्र कहलाता था। उन शूद्रों की पीड़ा थी कि हमें मान सम्मान अधिकार नहीं मिल रहा है। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने उनके लिए 1 साल की मांग की थी कि भाई इस कमजोर व्यक्ति को उठाया जाए। 1 साल को 10 साल किया गया और 10 साल को आज तक रिन्यूअल करते हुए आ रहे हैं। ये संविधान में रिन्यूअल करने की सिस्टम बंद होनी चाहिए। आज तो ये होना चाहिए कि जो किसी जाति का हो, यदि वो गरीब है तो उसे आरक्षण देना चाहिए। वो चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, कुशवाहा हो, कोई जाति का हो। ये थोड़ी जरूरी थोड़ी है। आप सोचिए, 3 तलाक को खत्म करने में एक कमेटी बिठा करके यदि आप कर सकते हैं, यदि आप 370 को खत्म कर सकते हैं, तो अगर आप स्टैंड लें तो भारत देश में एक समानता लाएं। सर, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म है, जात पात वैसे ही खत्म हो जाएगी। नहीं, जातियां रहना, देखिए जातियां रहना सर एक चीज समझिए, जब आप एक जॉब के लिए जाते हैं जी, एससी ओबीसी अपना एक डोमिसाइल लगाता है, एक कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है जी, आरक्षण की वजह से। जी, जब आरक्षण ही नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट ही लगेगा, सब एक समान है, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है कहाँ से पता चलेगा? नहीं, आरक्षण जो है, जो भी दिया गया है, अभी ब्राह्मणों को भी गुजरात में आरक्षण दिया गया है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को नहीं दिया गया। हम तो सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, जाति होना बुरी बात नहीं है। यदि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण होकर के किसी ठाकुर से, किसी हरिजन से भेदभाव करता हूं तो ये मेरे ब्राह्मणत्व को शोभा नहीं देता।
इसलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि राष्ट्रीय दिव्यांग बोर्ड हर जगह बनना चाहिए, ये आपकी जायज़ डिमांड है, लेकिन इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि जो हमारे सारे स्टेट्स हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जाए, ताकि ये प्रवासी किसी को होना ही ना पड़े। जैसे अब दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इसकी वजह से दूसरे स्टेट से लोगों को यहाँ आना पड़ता है। जी, स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका दबाव पड़ता है। आज पानी की कमी हो रही है, जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, तो अगर अपॉर्चुनिटीज हर स्टेट में होगी तो किसी प्रवासी होना ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप क्या डिमांड करेंगे? देखिए, इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा, ये भारत देश बहुत विशाल देश है जी। इस भारत देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए हम सबको, भारत देश के प्रत्येक राज्य को एक दूसरे के प्रति सहयोग रखना पड़ेगा जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक राज्य में सारी व्यवस्था हो। यदि एक राज्य में सारी व्यवस्था होती तो कोई बैंगलोर पुणे पढ़ने नहीं जाता। लेकिन दर्द तो इस बात का है कि एक बेटी जब बैंगलोर और पुणे पढ़ने जाती है तो उस बेटी की माँ उस बेटी के पिता से हर 24 घंटे में 10 बार पूछती है कि जरा बिटिया का हाल ले लीजिएगा। क्यों डर लगता है उस माँ को? ये डर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर खत्म करना चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए। और रही बात आपके क्वेश्चन का जो निचोड़ कि हर राज्य में विकास होना जरूरी है जी। जैसे बिहार जी। बिहार में आज तक रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। जी। जैसे उत्तर प्रदेश, उसमें आज तक सही ढंग से सिस्टम नहीं बना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ नहीं बना तो एक बात बताइए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम कूद के उसका स्वागत करते हैं और चाय पिलाते हैं। वह बदले में चाय के आपको वो आशीर्वाद दे के जाता है कि आप धनवान हो जाते हैं। तो आप आगंतुक को अतिथि देवो भव क्यों नहीं मानते? वह आगंतुक आया है तभी आपका कचरा साफ होता है। वह आगंतुक आया है तभी मशीन के लेबर काम करते हैं। वह आगंतुक आया है तभी आपकी फैक्ट्री में जीएम बनकर के बैठा है। और यहाँ तक कि उन्हीं राज्यों में जहाँ पर विकास नहीं है, उन्हीं राज्यों से ISPCS भी टॉप निकल करके आपकी देवस की सेवा कर रहे हैं। तो भारत देश में कहीं भी कोई भी जा सकता है। बस ध्यान रखिए, किसी न किसी प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं का वासी होता है, कहीं ना कहीं प्रवासी होता है और विदेश में अप्रवासी होता है। इसलिए ये समानता बहुत जरूरी है। राज्यों में इतना नहीं होना चाहिए कि उस राज्य का व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके साथ जाति हो। धन्यवाद।